नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर पर काफ़ी चर्चा हो रही है, हर व्यक्ति विचार व्यक्त करना चाह रहा है। और अभी तक सीमा हैदर को आपने टेलीविज़न की तमाशेबाजी के बीच में देखा होगा, कुछ यूट्यूबर्स के खेल के बीच में देखा होगा, और सोशल मीडिया पे जो आशंकाओं का बाजार चल रहा है कि वो पाकिस्तानी जासूस है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस पर देखा होगा। आज हम सीमा फैजी का पूरा एनालिसिस करेंगे, माफ़ कीजिए सीमा हैदर का, और समझने की कोशिश करेंगे कि मामला है कहाँ और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए कहीं ना कहीं लगता है कि जितने अंदाज़े लगाए जा रहे हैं वो सारे अंदाज़े गलत हैं, और इसके पीछे की कुछ और कहानी सामने दिखाई दे रही है। क्या कहानी है, इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, स्थापित करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सीमा हैदर पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान के गांव की रहने वाली लड़की है जो 5वां पास केवल कर पाई है। उसके पिता थे और उसकी माँ थी। माँ की मौत हो गई थी। पिता के साथ इसका गुजारा होता था। इसका एक भाई था जो फ़ौज में चला गया, और पिता के निधन के बाद ये दुनिया में अकेली हो गई। इसके बाद इसका एक हैदर साहब थे जो आजकल गल्फ़ में राजमिस्त्री का काम करते हैं। उनके साथ रॉन्ग नंबर पे प्रेम संबंध हो गया। उनसे शादी की। उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे उनकी पहली पत्नी से थे, और सीमा उन 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई। इसके पीछे कई कहानियां हैं, और सबसे ज़्यादा जो कहानी वो खुद कह रही हैं, वो कहानी कह रही है कि यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो हम्माली का काम करते हैं, यानी जो आदमी बोरियां चढ़ाता उतारता है, उनके साथ में उसको प्यार हो गया था और उनसे शादी हो गई। 13 लाख रुपए में करीब उन्होंने अपना वहाँ पर एक संपत्ति थी, एक प्लॉट था जो उनके पति ने उनको पैसे दिए थे, जिससे उन्होंने ख़रीदा था। उसको बेच के वो वहाँ से भारत आई, और आने की प्रक्रिया में भी कई सारे पेच हैं। वो वहाँ से दुबई गई हैं, दुबई से फिर वो नेपाल आई हैं। नेपाल में उन्होंने इस व्यक्ति को बुलाया जिससे वो प्यार करती थीं, और उसके बाद में फिर ये कुछ समय नेपाल में रहे। फिर ये नोएडा में आ गए। नोएडा में आने के बाद में ये साथ साथ रहने लगे। फिर इसके पति ने कहा कि हम साथ रह रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम शादी का रजिस्ट्रेशन करा लें। जब रजिस्ट्रेशन कराने गए तो वकील ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते इस तरह से ये शादी नहीं हो सकती, इसलिए वो दोनों साथ साथ रह रहे हैं। एक घर में किराए पे रहते हैं। एक हमारे नाम राशि हैं गिरिजेश जी, उनके घर में कमरा किराए पर रहकर रह रहे हैं। अब इसमें कहानी में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि उनका संबंध कैसे हुआ, उनकी जो मेधा है, अतिरिक्त मेधा है, जो बुद्धि है, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धि है, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, और सब लोग अपने अपने IQ के हिसाब से उसकी बुद्धि को नाप रहे हैं। जैसे कि एक तर्क ये दिया जा रहा है कि वो 5वीं पास थी तो PUBG कैसे खेल लेती थी। अब जो लोग PUBG नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल से फेमिलियर नहीं है, उनको बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो लोग PUBG खेलते हैं उनको लगता है इसमें क्या है। एक और चीज़ कि वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से दूसरों के हॉटस्पॉट को हैक करके बात किया करते थे। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि आप भी अपने पड़ोसी का वाईफाई ऐसे हैक नहीं कर सकते। वो पड़ोसियों के वाईफाई हैक कर लेती थी, और उनको हैक करने के बाद में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब समझ लीजिए कि VoIP जैसे इंटरनेट फ़ोन पे बात करती थी वो, और उसमें भी IP एड्रेस बदले होते, क्योंकि अगर आपने किसी और के IP से किया है तो बिल उसके नाम का कटेगा, कि मतलब उसके इंटरनेट से हुआ है, तो जो अगर कोई पकड़ा जाए तो ये काम बहुत ज़हीन बुद्धि वाले लोग कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो चाहते हों कि उनके इस संवाद के बारे में लोगों को पता ना चले। इसके पीछे एक चीज़ वो ये बताती हैं कि जिस इलाके से पाकिस्तान के वो आती हैं वहाँ पर इश्क करना गुनाह है। अगर किसी को पता भी लग जाए कि कहीं और संबंध है तो लोग ही उनको मार डालेंगे। करीब करीब कबीलाई इलाका एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। और उसके साथ साथ उनकी जो ट्रैवलिंग का स्टाइल है, किस तरह से वो दुबई जाती हैं 4 बच्चों को लेकर। एक सामान्य महिला के लिए आसान काम नहीं है दुबई जाना, फिर दुबई से नेपाल जाना, ये एक बड़ा मसला है।
तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो हमारे देश का मीडिया है वो इसको बहुत ज़्यादा दूसरे तरीके से हैंडल कर रहा है। कुछ चैनल प्रेम कहानी दिखा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चैनल कह रहे हैं कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ फिशी है। ये लड़की पाकिस्तानी जासूस है, और ये पाकिस्तानी जासूस है इसीलिए इसको सारे इल्म आते हैं, इसको वाईफाई हैक करना आता है, इसको वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे बात करना आता है। इसने अपने 2-3 मोबाइल फ़ोन नष्ट किए, सिम कार्ड नष्ट किए ताकि इसको ट्रैक ना किया जा सके। इसको इतना भी पता था। तो ये इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल की जानकारियाँ अगर किसी 5वीं पास लड़की को होती हैं, उस लड़की के अंदर इतना साहस होता है कि अपना देश छोड़ दे, अपना हस्बैंड छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे और बच्चों को लेकर एक अनजान आदमी के पास दूसरे देश में, ऐसे देश में जिसमें उसके देश के नागरिकों को हमेशा संदेह की नज़र से देखा जाता है, वहाँ जाए। और वो ये जानती है कि वहाँ पर बगैर वीज़ा लिए नहीं जाया जा सकता, और उसको ये भी पता है कि भारत में घुसने का वो कौन सा सुगम रास्ता है जिसके ज़रिए आसानी से घुसा जा सकता है। वो दुबई जाती है टिकट लेकर, वहाँ से आती है और भारत में घुसती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लोग जो कह रहे हैं कि ये हो ना हो पाकिस्तान की जासूस है, और सबसे बड़ा उसका भाषा और उसका जो बोलने का लहजा है वो भी अपने आप में एक अहम चीज़ है। और वो लहजा जो है वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल रही है, वैसी हिंदी बोल रही है जो यहाँ शायद भारत के मुसलमान भी नहीं बोल पाते हैं, भारत के और बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, और कोशिश करके भी लोग वैसी हिंदी नहीं बोल पाते हैं जिस इलाके से वो आती है। ये है जानकारी। अब इस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीमा हैदर को जासूस मानना सही है, या उसको एक सामान्य महिला मानना सही है, या वो प्रेम दीवानी मान लेना सही है। इन चीज़ों को हम समझेंगे। और आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे, और जिसको कहेंगे कि ऐसे पत्रकार हैं जिनके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट हैं। पाकिस्तान के किसी भी इलाके की किसी भी जानकारी को कंफर्म कराना हो तो प्रमोद पाहवा जी से आप करा सकते हैं, और प्रमोद पाहवा जी को मैं लेकर आऊँगा इस चैनल पर थोड़ी देर में, और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में इस पूरे मामले को लेकर सीन क्या है, इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, ये जैसी हिंदी बोल रही है क्या पाकिस्तान के किसी इलाके में बोली जाती है, सब बात करेंगे। अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के जासूस वाली थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जासूस है। अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि वो जासूस है, तो क्या कोई भी जासूस किसी दूसरे देश में अगर अपने मिशन पर जाएगा तो ये सारे पत्ते खोल के वो आगे बढ़ जाएगा? वो ये भी बता देगा कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, वो ये भी बता देगा कि उसका पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो ये भी बता देगा कि वो दुबई गया था, दुबई के ज़रिए नेपाल गया था, नेपाल के ज़रिए भारत आया है, वो सब कुछ बता देगा। जिन जिन चीज़ों को छिपाना चाहिए एक जासूस को, अगर वो पाकिस्तान का जासूस है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ उसकी नागरिकता है, सबसे बड़ी चीज़ उसके भाई का फ़ौज में होना है। इन चीज़ों को छिपाकर ही कोई यहाँ पर आना चाहेगा, पहली चीज़। दूसरा, अपनी पहचान को पूरी तरह वो छिपाने की कोशिश करेगा, वो कभी नहीं बताएगा कि वो पाकिस्तान का नागरिक है। लेकिन ये खुली किताब की तरह पाकिस्तान का नागरिक बता रही है। तो क्या हम ये मान लें कि ये जासूस है सिर्फ इस आधार पर क्योंकि ये महिला किसी एक सामान्य पढ़ी लिखी सिलेंड्रेला से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है? क्या हम ये मान लें कि ये 5वां पास होने के बावजूद इसका IQ बहुत बड़ा है? क्या हम ये मान लें कि ये किसी तरह से बहुत हिंदू तरीके से बढ़िया से अपने कपड़े पहन लेती है, अपने यहाँ से पल्लू करके क्लिप लगा के कर लेती है, ये सब काम इसको इतनी आसानी से आ गया? तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताना चाहेगा कि वो किस देश का नागरिक है, पहली चीज़। दूसरा, पाकिस्तान से अगर कोई लड़की आई है और वो अगर भारत आई है तो भारत में आते ही इतनी जल्दी वो यहाँ की भाषा कैसे अडॉप्ट कर लेगी? अब ये दूसरा पक्ष है। तो इतनी जल्दी भाषा अडॉप्ट कैसे कर सकती है? कहीं ना कहीं एक्सेंट रह जाएगा। जो सिंधी उसी बलूचिस्तान से और सिंध इलाके से आज से 70 साल पहले भारत विभाजन के समय भारत आए थे, वो 70 साल में भी बगैर एक्सेंट के हिंदी नहीं बोल पाते हैं। ये इतना जल्दी कैसे सीख गई? तो ये एक बड़ा सवाल ये दिमाग में आता है कि भैया कि ये
सचमुच उर्दू भाषी है या नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि भाई ऐसा है कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह की भाषा थोड़ी बोली जाती है, इनका इलाका अलग है, दूसरों का इलाका अलग है, तो सिंध इलाके में कैसी हिंदी बोली जाती है, इसको हमने पता लगाने की कोशिश की। सबसे अचूक मिला बीबीसी का ये एक इंटरव्यू। बीबीसी की रिपोर्टर जो हैं वो उस घर में गई जहां सीमा रहती थी और मकान मालिक से बात की। हम बीबीसी से का धन्यवाद करते हुए उनकी वो क्लिप यहाँ लगा रहे हैं, जिसके ज़रिए आप उसके मकान मालिक की बोली से समझ सकें कि वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो उतनी शुद्धती नहीं है। 3 साल हमारे मकान में बैठे थे। इसका मियाँ सऊदी है, वो 3 साल ही इधर नहीं था। इधर वे आए तो खाली सीमा का अब्बू था। वो हर महीना पूरा होता था, मेरे को किराया देती थी, मेरे को ये फ़ोन करती बोलती थी तो मैं मियाँ को फ़ोन करूं, वो पैसे भेजे तेरे को दे देंगे। क्षमा जैसे शब्द आम तौर पे यहाँ माफ़ी दे दीजिए, माफ़ कर दीजिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्षमा जैसे शब्द और भी बहुत सारे तत्सम हिंदी के शब्द वो बोलती है, तो वो वहाँ तो इस्तेमाल नहीं होती है। फिर वो दुबई गई है, नेपाल से आई है, तो इतनी तेज़ी से ये कैसे सीखा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, उसका रहन सहन, बिंदी लगाने का तरीका, सिर पे पल्ला डालने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, पल्ला पकड़ने का तरीका, इन सारी चीज़ों से कहीं पे भी वो पाकिस्तान का सिंध वाला जो कल्चर है, बलूचिस्तान का कल्चर है, वो दिखाई नहीं देता। तो क्या ये लड़की पाकिस्तानी है ही नहीं, पाकिस्तानी होने का झूठा स्वांग कर रही है? लेकिन इसके मकान मालिक से बीबीसी ने इंटरव्यू करा है, वो कह रहा है कि नहीं, वो यहाँ रहती थी। तो एक उलझा हुआ मामला है कि कोई लड़की कितनी भी हाई प्रिसिशन वाली अगर ट्रेनिंग हो तो गलती कर जाएगी। मेरे फादर इन लॉ, स्वर्गीय ससुर साहब हमारे, वो इंटेलिजेंसिया में ही थे। उनके ज़िले में 9 ज़िले उनके अंडर में आते थे यूपी के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ की एक मस्जिद में, अलीगढ़ में पोस्टेड थे, उनको जाना था अंदर पता लगाने के लिए कि कहीं इनका काम होता है, करते रहते हैं। तो वो अलीगढ़ में गए, मस्जिद में उन्होंने नमाज के लिए गए, नमाज जैसे किया, लौट के आए। जैसे ही बाहर निकल रहे थे, एक साहब ने उनको पहचान लिया, कहने लगे आपका शुभ नाम। जूता पकड़ने की, उन्होंने बताया कि जूता पकड़ने की जो शैली थी, मैंने से जूते लटकाए हुए थे। नमाज पढ़ने वाले जो मुसलमान होते हैं वो दोनों तल्ले मिला के जूतों को पकड़ते हैं। जब एक आदमी जासूसी करने के लिए जा रहा है, सरकारी आदमी है, वो चूक कर सकता है, तो ये लड़की इतने सारे दूर से सारी चीज़ों को लेकर इतनी गलतियां परफेक्शन के साथ में, माफ़ कीजिए, परफेक्शन के साथ में वो हिंदू होने, भारतीय होने का स्वांग कर सकती है। उससे कुछ लोगों ने कहा कि आप कलमा पढ़ के सुना दीजिए। देखिए, अगर आप मुसलमान हैं तो कलमा तो आपको आता ही होगा। ये ठीक वैसा है कि मतलब बचपन से ही जैसे हिंदुओं में गायत्री मंत्र रटा दिया जाता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, और वो जिस बैकग्राउंड से आती है, नमाज पढ़ती रही है, तो कलमा तो आती होगा, वो कलमा नहीं पढ़ पाई है। यानी उसका पाकिस्तान का कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता। अगर उसकी कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो रही है, अगर कोई चीज़ साबित नहीं हो पा रही, तो वो ये है कि वो पाकिस्तानी है, ये साबित नहीं हो पा रहा है। उसके पाकिस्तानी ना होने, और अगर 1 मिनट के लिए आप मान के चलें कि वो भारतीय, तो सारी चीज़ें मिल रही हैं। भारतीय तो उसकी हिंदी भारतीय वाली है, उसका स्टाइल भारतीय वाला है, उसका रहन सहन भारतीय वाला है, उसका बोलचाल भारतीय वाला है, वो कपड़े लत्ते पहनने का स्टाइल भी भारतीय वाला है, उसकी हर चीज़ भारत वाली है। और उसकी हर चीज़ अगर आप देखें तो पाकिस्तान वाली नहीं लगती है, सिवा उसके पासपोर्ट के। उसका एक पासपोर्ट है जो उसको पाकिस्तानी बताता है। इसके साथ साथ वो जो ट्रैवल करने का अपना बता रही है कि जहाँ जहाँ से ट्रैवल करके आई है, अगर वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर हमको मिल जाता है वो ट्रैवल का पूरा दस्तावेज़ों का बंच, तो हम तो ये चीज़ ये है जो स्थापित करती है। और तीसरी चीज़ स्थापित करती है कि वहाँ पे एक आदमी गवाही दे रहा है कि मेरे मकान में किराए से रहती थी। लेकिन बाकी किसी भी चीज़ से वो पाकिस्तानी नहीं लग रही है। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि 5वीं पास एक लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, 4 भाषाएं बोल लेती है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 5वीं पास है अगर, तो 4 भाषाएं कैसे बोल लेती है। यानी जो पाकिस्तान का एक और कनेक्शन है 5वीं तक पढ़ने वाला, वो भी कमज़ोर पड़ रहा है।
4 भाषाएं बोल लेती है, इंटरनेट की एक्सपर्ट, कंप्यूटर की एक्सपर्ट। आप सोचिए कि वीओआईपी पे अगर किसी और का हॉटस्पॉट हैक करके बात करनी है तो जो यूट्यूब पे आपको रोज टेक्निकल नुस्खे बताते हैं ना, इंस्टाग्राम पे, उनमें से भी आधे नहीं कर पाएंगे। ये बहुत हाई लेवल की चोरी है कि आप किसी के वाईफाई जो है उसको क्रैक करके उसमें घुस जाएं और वो वीओआईपी से आप फ़ोन पे बात करें। और ये फूल प्रूफ तरीका है। जो बहुत ज़्यादा शातिर टाइप के जेम्स बॉन्ड की औलाद होते हैं ना, वो इस तरीके से काम कर सकते हैं सबूत मिटाने के लिए। वरना आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, किसी के फ़ोन से कर लेगा, सिम बदल लेगा, फ़ोन बदल लेगा। एक ऐसा तरीका जिस पे पुलिस भी ट्रैक ना कर पाए, उससे वो आ रही है। तो इतनी 5वीं पास लड़की, इतना इंटेलिजेंट, वो भी पाकिस्तान की 5वीं पास। वहाँ 5वीं की पढ़ाई में क्या विज्ञान पढ़ाते होंगे, क्या कंप्यूटर पढ़ाते होंगे, हम सहज कल्पना कर सकते हैं। तो इस वजह से एक सवाल सबसे बड़ा उस पर उठ रहा है। दूसरा, उसकी भाषा को लेकर सवाल उठ रहा है कि वो, तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब इन सारी चीज़ों के बीच में बड़ा एक दुविधा है। देखिए, कुछ लोग मानते हैं वो पाकिस्तानी जासूस है। इसको माना ही नहीं जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता कि उसको पाकिस्तान से अगर जासूसी करने आना होता तो वो किसी भी तरह से ना तो खुद के बारे में ये बताती कि वो पाकिस्तानी है, ना वो ये बताती कि सर पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ना वो इतनी पूरी कहानी बताती, और ना वो ये बताती कि वो कोई भी चीज़ सामने आने ही नहीं देती। वो हो सकता है इस लड़के को बोलती कि मैं नेपाली लड़की हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और पबजी पे इसको फंसाती और नेपाली बन के यहाँ आ जाती। एक नेपाली लड़की के साथ में उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मैच करती है एक पाकिस्तानी लड़की के मुकाबले। और ये एक जासूस, अगर जो आदमी दूसरे देश में जासूसी करने जा रहा है, उसके जो हैंडलर्स हैं, जो उसके बॉसेस हैं, जो जासूसी संस्थाओं के लोग हैं, वो तो बड़ी आसानी से उसको पहचान सकते हैं। मतलब वो समझ सकते हैं इस बात को कि भैया ये पाकिस्तानी के तौर पे नहीं खपेगा ये माल, इसको आप भारतीय के नाम पे खपाओ। और मान लीजिए कि इसको इस तरह की ट्रेनिंग देके भेजा गया था कि भारत में जाना, भारत जैसे बन जाना, तो आज वो जो अपनी आइडेंटिटी आपके सामने रख रही है, वो आइडेंटिटी तो पाकिस्तानी की रख रही है। तो उसको पाकिस्तानी लहजे में बात करनी चाहिए। जब वो अपना ऑपरेशन करे, जब यहाँ मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि पास में एयरपोर्ट है, वो हनी ट्रैप फैला सकती है, वो चैनलों पे वो योद्धा जो लोग आके बैठे होते हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि वो हनी ट्रैप कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। तो हनी ट्रैप तो पाकिस्तान से बैठ के भी रोज़ कर रही हैं लड़कियाँ, और फौजियों से यहाँ से दस्तावेज मंगवा रही हैं। कई लोगों की नौकरियाँ जा चुकी हैं, और यहाँ आकर भी मान लो वो हनी ट्रैप कर रही है, तो हनी ट्रैप करने के लिए शुद्ध हिंदी बोल लेती, भारतीय लड़की की सारी चीज़ें सीख लेती, ऐसे मीडिया के सामने आके अपने आप को पाकिस्तानी क्यों बताएगी करके। एक बड़ा रहस्य का एक ऐसा पर्दा बन गया है जिसमें तय करना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं प्रमोद बाहवा साहब से, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और पाकिस्तान के बारे में आज भी बहुत सारे पाकिस्तान के पत्रकारों को जितनी जानकारी नहीं है उनको है, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले में उनको क्या लगता है कि ये लड़की है क्या भला। पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट तक, भारत से लेकर बांग्लादेश तक जो इस्लामिक कल्चर है उसमें एक गहरी पैठ रखते हैं आप। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे पत्रकार आपसे जुड़े हुए हैं, खबरों को लेकर, वहाँ के कोने कोने को लेकर। तो आज हम सीमा हैदर की सच्चाई में को जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो पाहवा साहब की मदद लेंगे। पाहवा साहब, आपने बहुत सारे उनके इंटरव्यू सुने होंगे, उनकी बातचीत सुनी होगी, तो क्या लगता है आपको कि ये क्या लड़की में कोई पाकिस्तान पना आपको किसी बातों में दिखाई देता है? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे समय दिया और कम से कम इतना मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। ये जो भी इसको अगर हम कहें कि जो भी रायता फैलाया जा रहा है जी, ये ऐसा नहीं है जैसा दिखाया गया या जैसा दिखाया जा रहा है जी। तो बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल एक दूसरे के सामने उठते हैं। जहां तक क्योंकि जो उसकी पहली बातचीत थी उसको देख के तो मुझे ऐसा लगा कि वो पाकिस्तानी है ही नहीं कहीं से भी, ना कल्चर से, ना उसके उठने बैठने से, ना बातचीत से। उसके बाद चूंकि एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस ने अभी एक प्रोग्राम भी किया है, अब मीडिया पर कौन कितना और क्या विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये हम अपने नोएडा के टेलीपुरम से अच्छी तरीके से देख रहे हैं।
जिन्होंने आधी दिल्ली को बाढ़ में डुबो दिया। तो खैर, अगर हम उसको भी मान लें तो भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, चाहे वो उसका कल्चर है, उसकी भाषा है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पाकिस्तान में था तो कुलभूषण जाधव को उसी टाइम गिरफ्तार किया गया था, और उसके 4-6 दिन बाद उन्होंने मेरे होटल पर, जहां मैं रुका हुआ था, वहां छापा मारा उनकी एजेंसीज ने। तो जो वहाँ डीपीओ थे, हमारे यहाँ एसपी होते हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर होता है, वो बाई चांस हमारे उसी इलाके का निकल गया जहां से कभी हमारे पेरेंट्स माइग्रेट होकर आए थे। जी। खैर, वो बातचीत हो गई। उसने कहा कोई नहीं जी, तो आनू ते छाड़ी देने आ। ते मैं कहा जी आप बताएं, आप मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हैं? कहते जी हम आपकी कॉल ट्रेस कर रहे थे, और आप इतनी अच्छी उर्दू भी बोल लेते हैं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज आप बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी टोन में एक आध वर्ड ऐसा आ गया जिसने बता दिया कि ये आदमी पाकिस्तानी तो नहीं है। तो ऐसा ही इसकी बातचीत से भी लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नहीं है। और वहां मैंने अपने जो मेरे दोस्त हैं वहां वहां का जो पत्रकार समूह है वहां से बातचीत की, तो उन लोगों का भी ये कहना है कि हो सकता है जब वो दिखा रहे हैं भी, जिस मीडिया की हम बात कर रहे थे, बीबीसी ने एक लेकिन इंटरव्यू किया है वहां जाकर जी एक व्यक्ति से, जिसको वो कह रहे हैं कि वो उनका मकान मालिक है, लेकिन उसका भी जो एक्सेंट है, बातचीत करने का लहजा है, वो उस लड़की से बिल्कुल नहीं मिलता है। सर, जो उसका वो जो बंदा, जो उसका हस्बैंड का एक्सेंट है, वो है रिंद बलोच वाला, जी सिंधी नहीं है। जी। और रिंद बलोच आप समझे कि जो बलोचिस्तान के मजदूरी करने वाले सिंध में आ जाते हैं गरीब लोग, उन जी, लोगों का है। अच्छा, दूसरा फिर मुझे एक बार शक हुआ कि ऐसा हो सकता है कि ये मसीह हो, क्योंकि जी। वहां एक मसीह समुदाय है जिसके जो मर्द हैं वो सफाई कर्मचारी होते हैं और औरतें ज्यादातर नर्सिंग का काम करती हैं। तो मैं, हो सकता है कि ये किसी हॉस्पिटल में रही हो, वहां इसने ऐसी अंग्रेजी बोलनी सीख ली हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं निकला, मसीह भी नहीं है वो। और ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि वो मुस्लिम तो है ही नहीं। ऐसा कोई जी मुसलमान नहीं होता जिसे कलमा भी ना आता हो। जी। जी लेकिन सबसे दुखद बात इसमें यह है कि जो हमारा मीडिया है, उनसे बेहतर तो कलाकार या उनसे बेहतर एंकर तो ये लेडी है जिसको सीमा हैदर का नाम दिया जा रहा है। आप देखें कि अगर सामने से कैमरा दाएं बाएं हो जाए तो अच्छे भले एंकर भी हकलाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं हकला रही, वो सामने से बिल्कुल जवाब दे रही है। पर किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उसके बच्चों से बात कर ले, उसके बच्चों की ताकि कोई पता आवाज चले कि नहीं बच्चे सुनी। कैसे बोलते हैं। हाँ। अच्छा, जो बीबीसी वाली आपने मुझे रेफरेंस दिया, जो बता जी रहे हैं, वो मैंने भी देखा। उसमें वो रिपोर्टर कहती है कि मैंने इसकी बहनों से बात की, मैंने इसके बहनोई से बात की, लेकिन किसी का भी उसने ऑडियो भी नहीं सुनवाया। जी। चले, वीडियो तो हो सकता है कि वो पर्दा नशी रही हो और ना दिखाती हो, लेकिन ऑडियो तो सुना सकती थी, बता सकती थी। उसने ऑडियो भी नहीं बताया, जिससे ये भी कोई आइडिया नहीं लगता। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जैसे एजेंसियां काम करती हैं, अगर हम बाकी सब बातों से ऊपर उठ के देखें। या तो इसको वहां से प्लांट करके भेजा गया कि तू अपने बच्चों को वहां इंडिया में जाके प्लांट कर और ऑब्जेक्ट की तरह इनको डेवलप कर, डेवलप करने के बाद ये देश के लिए काम करें। ऐसा हमारे यहां से भी एक गया था जो मेजर की रैंक तक वहां पहुंच गया था लड़का। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये नेपाल से या किसी और देश से वहां गई हो और वहां इसने अपनी आइडेंटिटी दिखा दी हो, एक बार प्रूव कर दिया हो, और फिर उसके बाद वहां से भागकर आ गई हो। डबल एजेंट भी हो सकती है, एजेंट भी हो सकती है, क्योंकि हमारा तो दिमाग उसी दिशा में जाता है। लेकिन एक चीज लेकिन है, अगर ये पाकिस्तानी जी एजेंट है पावा साहब, अगर ये जी पाकिस्तानी एजेंट है, तो ये फिर अपनी सारे पत्ते क्यों खोलेगी? क्यों वो किसी और तरीके से आ सकती थी, खुद को नेपाली बता सकती थी, वो अपना पासपोर्ट भी दे रही है, सब तरह से वो ऐसा क्यों करेगी? सर, वो तो लास्ट मूवमेंट में जब वो पकड़ी गई, अगर वो वकील पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता तो शायद ये इंडिया का हिस्सा बन जाती। तब तो ये नहीं रहती ना पाकिस्तानी या नेपाली, जी जी। तब किसी को भी मालूम नहीं पड़ सकता। हो सकता है लोकल पुलिस ने इसको ग्रिल किया हो या इसके हस्बैंड को ग्रिल किया हो, तो वहां से बात निकलती है, और जब बात निकल गई तो वो बढ़ती चली गई।
और यहां तक आ गई कि आज सबके सामने खुल गया वो मामला। लेकिन अगर पाकिस्तानी है तो अपना बैकग्राउंड बता सकती है, अपने माँ बाप का एड्रेस बता सकती है, किस गांव को बिलोंग करती थी वो बता सकती है। हम आधे घंटे में पता लगा देंगे कि उस गांव की है या नहीं है। और जहां तक बात शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट वगैरह की है, तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है। वहां का शनाख्ती कार्ड बनवाना, वहां का पासपोर्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती अगर वो जेन्युइन है। और अगर जेन्युइन नहीं भी है तो डुप्लीकेट पासपोर्ट भी एजेंसियां बना देती हैं, बन जाते हैं, ऐसी कोई खास बात लेकिन नहीं अगर है। पाकिस्तान की नागरिक है तो पाकिस्तान का पासपोर्ट रिवील क्यों करेगी, एक बड़ा सवाल है। और भी बहुत सारी कहानियां उसके पास हो सकती थी, वो अगर नहीं पुलिस ने तो भी सर, पूछताछ की थी ये तो बात वहां हम पे ही तो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, या वो कह रही है। पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तान एम्बेसी ने तो आज तक नहीं कहा। वो वहां का मीडिया तो इसको उठा ही नहीं रहा है, वहां बात ही नहीं करना चाह रहा है। तो इसका मतलब या तो सरकार खुद इग्नोर कर रही है, नहीं तो इतना बड़ा कांड हो गया तो कम से कम अपने नागरिक के लिए, अपने बच्चों के लिए तो वहां की सरकार को आवाज उठानी चाहिए थी ना। लेकिन वहां की सरकार भी चुपचाप बैठी है। तो और यहाँ कुछ की तो ऐसा यहाँ है। की जो, हाँ कुछ तो है, क्योंकि यहाँ की सरकार भी जो है इस मामले में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है। वो पुलिस वाले, लोकल पुलिस वाले चले जाते हैं, कुछ पूछताछ करके उसको घर पे छोड़ दिया। और आप उस लेडी का जो जो तरीका है, जो मीडिया को फेस करने का तरीका है, जब एक चैनल पे कुछ लोग जासूस वासूस कहने लगे तो बड़े स्मार्टली, बड़े आराम से वो माइक उठा के और अंदर चली गई। इसी तरह से वो कह रही है कि नहीं, पुलिस का रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा रहा, पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। इस तरह के स्टेटमेंट आमतौर पे बहुत सीजन्ड लोग देते हैं, और जो लोग कहीं सिस्टम में रह चुके हैं, जिनको पता है कि इन बयानों का मतलब क्या होगा, इसका लीगल मतलब क्या होगा, और जो वो वेल ट्रेंड होते हैं। जी जी। हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं, चाहे इसको किसी ने भी ट्रेंड किया हो, वेल ट्रेंड तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात है हमारे जिन डिपार्टमेंट्स को ये देखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे होंगे, वो जरूर देख रहे होंगे। और ऐसी संभावना है कि इसको इसीलिए जानबूझ के खुला छोड़ दिया होगा कि जो इसके साथ जुड़े हुए तार हैं वहां तक पहुंचा जा सके। या ऐसा भी हो सकता है कि इसको इसीलिए आने दिया गया हो कि इसकी जड़ों तक पहुंचा जा सके, और इसका लिंक कहां से है, क्यों है, कैसे है, वहां तक आदमी पहुंचे। लेकिन ऐसा कोई, लेकिन ऐसी संभावना दूर तक। जी। लेकिन हमने देखा है कि आमतौर पे ऐसे तो होता नहीं कि उन्होंने आज भेजा और 6 महीने बाद या साल भर बाद भी वो इनको ट्रैक करना शुरू कर दें। अरे वो उनके आप देखिए, ये जो आतंकवादी संगठनों में मौजूद होते हैं वो भी इंडिपेंडेंटली काम करते रहते हैं, कभी अपने हैंडलर से बात नहीं करते हैं। तो उसमें इनको क्या मिलेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय एजेंसियां हैं उनको जी। इसको देखना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज जो है कि हमारे यहाँ पे एक इतनी आसानी से अगर कोई आ सकता है दुबई के जरिए और वहां से सीधे नेपाल से घुस सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि नेपाल की तरफ से सुरक्षा को लेकर सारी की सारी चीजों को रिविजिट करने की जरूरत है? अब ये वो पुराना नेपाल नहीं रहा, अब ये नेपाल चीन के भी बहुत नजदीक है। ये बहुत ज्यादा एक वल्नरेबल पॉइंट हो गया हमारी सीमाओं के लिए। नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको जानबूझ के आने दिया गया हो या फैसिलिटेट किया गया हो कि तू आजा। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें ना। हम भावनाओं में बह के, अपने देश की भावनाओं में बह के हम पत्रकारिता से थोड़ा सा हट जाते हैं। हम किसी का भी पक्ष लेने लगे, अगर चाहे हम ए पार्टी को बिलोंग करते हो, बी को बिलोंग करते हो, तो हमें लगता है कि नहीं साहब विश्व गुरु यही है, या हमें लगता है कि नहीं आने वाला भविष्य यही है। तो ऐसी भी तो संभावनाएं हैं। वरना तो अभी तक सरकार को कम से कम जो चेकपोस्ट पे बैठा था, एसएसबी वाला था, क्योंकि नेपाल भारत की सुरक्षा एसएसबी देखती है, उसको जी। अब सस्पेंड करना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था। नेपाल के जो प्रहरी हैं उनको देखना चाहिए था। फिर ये कह रही है कि मैं आधी रात को आई हूं, और आधी तब रात को तो तो और वहां ज्यादा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सुनसान होता है। उधर की तरफ सशस्त्र प्रहरी होते हैं नेपाल के, हमारी तरफ 2 कांस्टेबल या 1 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी बिना आईडी के वो किसी को नहीं आने जाने देते। बेशक पासपोर्ट ना देखते हो, लेकिन इंडियन आईडी तो उनके पास होनी चाहिए। और अगर ये शादी का रजिस्ट्रेशन ना करा रही होती तो ये घुल मिल जाती इंडिया में, और उसके बाद ये अपने बच्चों को प्लांट करके हमारे यहाँ फौज में या हमारे किसी सेंसिटिव प्लेसेस पे एडजस्ट करके कुछ भी करा सकती थी।
उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखना अगर चाहिए देखा सर। जी, जी, ठीक है। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये मतलब पाकिस्तानी है? नहीं, मैं अभी भी नहीं मानता सर। फिर वो ये सारी चीज़ें तो उसके बाद होती है ना कि अगर वो किसी न किसी देश की अगर एजेंट नहीं है, तो इन सब संभावनाओं पे दिमाग जाने का सवाल ही नहीं है। जिस तरह की बात हो रही है कि वो तो घुल-मिल जाना चाहती थी और उसको तो वहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन के चक्कर में पता चल गया। सर कई बार क्या होता है, डबल एजेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से आदमी को भेजते हैं, हम प्लांट करते हैं और वहां पे जाके पता लगता है कि उस आदमी को उन्होंने हायर कर लिया, उल्टा कर लिया। ऐसी भी जैस संभावना हो सकती है। जैसे वो एक फ़िल्म आई थी राज़ी। हाँ, मैंने फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन ऐसा अक्सर हो जाता है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े अधिकारी थे, रविंदर सिंह, अमेरिका भाग गए थे वो अमेरिका के लिए एक भारत के लिए अमेरिका का चैप्टर देख रहे थे, अमेरिका का डेस्क देख रहे थे। लेकिन बाद में पता लगा कि अमेरिका वालों ने उन्हें हायर कर लिया और वो रातों रात पूरी फैमिली के साथ डिफेंस कॉलोनी से अपना घर छोड़ के चुपचाप निकल गए। और यहाँ की एजेंसियों को तब मालूम पड़ा जब वो उतर चुके थे न्यूयॉर्क में। तो ऐसा भी हो सकता है सर। और ऐसा भी हो सकता है कि ये चीन ने नेपाल में प्लांट किया हो, नेपाल में डेवलप किया हो, नेपाल में डेवलप करके इसको वहां भेजा हो, वहां भेजने के बाद यहाँ भेजा हो। लेकिन ये सब काम तो उनके हैं जो प्रोफेशनल इस चीज को देखते हैं या जो इसी डिपार्टमेंट को देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसको लोकल पुलिस सिर्फ आके देखती है या जिस तरीके से उसका मीडिया हाइक बनाया हुआ है, ये किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देश के हित में नहीं है। अगर वो हमारे लिए कर रही थी या उनके लिए कर रही थी या किसी तीसरे देश के लिए कर रही थी, उसको सामने हाईलाइट में नहीं लाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये बात खुल गई है, तो अब इसको हाईलाइट मीडिया में क्यों करने दिया जा रहा है, इस सवाल पे भी तो थोड़ा सा आप सोचें। जब राजनीति और वोटों की सियासत देश और देश की सुरक्षा से बड़ी हो जाती है, तब इस तरीके के रायते अक्सर फैलते हैं। तो आपको क्या लग रहा आज है, क्या आपको भी लगता है कि ये एक तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा है? जैसे कि मुसलमान दो पाकिस्तान की लड़की को हिंदुस्तानी लड़का ले आया, जिसका हाँ हाँ ग्लोरिफिकेशन कर, क्योंकि हाँ, वहाँ मैं एक जी जी, मैं वहाँ वही कुछ बात बच्चों का कहना एक चाह रहा इंटरव्यू, था। कुछ बच्चों का इंटरव्यू, हाँ, वहाँ के लोकल जो बच्चे उनका इंटरव्यू दिखाया है, तो वो कह रहे जी हैं कि वहाँ पे हमारे लोगों को, हिंदुओं को अगर वो नुकसान करेंगे तो घोंच के मारेंगे। पाकिस्तान में अचानक से कुछ अननोन से चेहरे उठ के आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम सिंध में जाके जो मंदिर हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और इसको एक अलग सा ट्विस्ट किया जा रहा है जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का है, रेडिकलाइजेशन का है। हाँ, मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि जब सर देश की सुरक्षा और विदेश नीति के ऊपर लोकल सियासत हावी हो जाती है, तो ऐसा रायता फैलता है जो लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत हानिकारक होता है। आज हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड जो हमारा, जिसको आप लोग कहते हैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया या जो हिंदी चैनल्स हैं, वहां चलना बंद हो गया। आज दर्शक भी नहीं देखता। मेरे आजू बाजू में दो चार एक्सपायरी डेट वाले बुजुर्ग हैं, पेंशनर, वो बड़े उससे देखा करते थे, तलवार वाले का चैनल और वो ये चैनल और वो चैनल। अब वो भी कहते हैं यार ये इनके पास कोई काम ही नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो उस हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई तो ऐसा प्लांट करेंगे। अब कम से कम मेरे जैसा अनपढ़ आदमी, कावड़ उठाने वाला, मुझे तो यही लगेगा ना कि हमने एक शत्रु देश के 4 बच्चे जीत लिए, हमने शत्रु देश की एक महिला को अपना हिंदू बना लिया, हमारा हिंदू घर घर हिंदू छाएगा, राम राज अब आएगा, तो हम तो इसी चक्कर में वोट दे आएंगे, फूल को फूल दबा देंगे। तो इसीलिए शायद इस मीडिया को ये सब दिखाने दिया जा रहा है। और होगा क्या, इलेक्शन से पहले 4-6 महीने पहले, 8 महीने पहले एक समूह खड़ा होगा, वो कहेगा इसको डिपोर्ट करो, भगाओ इसको, ये दुश्मन है। दूसरा कहेगा नहीं, ये दुश्मन नहीं है, ये हमारी अब हिंदू भाभी है, अब हम इसको शरणागत देंगे, हम इसको शरण देंगे और हम इसको अतिथि देवो भव देंगे। उन दोनों की आपस में वो कुकर झोंक कराई जाएगी चैनलों पे। 2-4 केले वाले खिजाबी मुल्ला टोपी दे के बिठाए जाएंगे। एक कहेगा मेरी शरीयत पे या इस्लाम पे हमला हो गया, दूसरा कहेगा नहीं, ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी, सनातन धर्म की विशेषता है कि हम सब पे दया भाव रखते हैं। और लास्ट मोमेंट पे, इलेक्शन से 2 दिन पहले,
सरकार घोषणा कर देगी कि हम इसको मानवीय आधार पर भारत में रहने की अनुमति देते हैं, चलो देख 1-2% वोट इसी के बहाने बढ़ जाएंगे। इसकी पावर तो साहब, जहां इसकी ये legality सोच आ जाएगी सर, फिर जी। वहां हमारे जैसों का क्या काम। अच्छा, इसकी लीगलिटी क्या है? आपको क्या लगता है कि ये आज जो जैसे भारत में है, क्या भारत में इनको आज के कानून के, भारत के कानून के हिसाब से रहने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, इसको उस घर में भी रहने का अधिकार नहीं है। कायदे में तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ इसको तुरंत जो है डिपोर्ट करने वाले इनके होते हैं, सेंटर बने हुए हैं, डिटेंशन सेंटर, वहां भेज देना चाहिए। यहाँ दिल्ली में नरेला में है, अब हरियाणा में या यूपी में कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ भी भेजा जा सकता है। तो इसको डिटेंशन सेंटर में भेज देना चाहिए, इसके वेरिफिकेशन कराने चाहिए पाकिस्तान एम्बेसी से। आपने अभी तक पाकिस्तान एम्बेसी या पाकिस्तान सरकार से कोई इस संबंध में सवाल या बात की है? नहीं की है। क्यों नहीं की है? किसी पत्रकार ने पूछा कि हमारी सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे गृह मंत्रालय ने, किसी ने पाकिस्तान एम्बेसी को भी जाके कहा है कि ये आपका पासपोर्ट ओरिजिनल है या नहीं है? हम सब आपको नहीं मीडिया पे ही आपको नहीं मीडिया लगता पे सारी कि जासूसी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मीडिया, सरकार और सारे लोग लिख के इस मेलोड्रामा का बैठ के मजा ले रहे हैं और कोई भी इसको एक ऐसे स्तर पर ले जाना चाहते हैं जब ये वोट में कन्वर्ट हो जाए? तो लेकिन सर, ड्रामा अगर कर भी रहे हैं तो ऐसी स्क्रिप्ट तो लिखें जो पकड़ी ना जाए। ऐसी ऐसी तमाशे वाली स्क्रिप्ट लिखने से क्या फायदा कि हर यात्रा में आपके बीच में एम्बुलेंस आ जाए। स्क्रिप्ट राइटर तो बदलना चाहिए ना, उसमें भी इंटरनल यहाँ कॉन्फ्लिक्ट गलती है। कैसे? अगर प्यार की थ्योरी पे जाते हैं आप, उसको हिंदू मुसलमान को लेके आ गया वाले टाइप पे जाते हैं, हिंदू वॉरियर दिखाते हैं उस लड़के को, तो हाँ उस वो थ्योरी और दूसरी तरफ पे पाकिस्तानी जासूस वाली थ्योरी, ये तो कन्फ्लिक्ट है ना। अगर मान लीजिए आप पाकिस्तानी जासूस को हिंदू बहू के तौर पे दिखाते हैं, तो उन्हीं सारे चैनलों पे जो नोएडा टीवी है उस पे वही पराक्रमी बातचीत चल रही है कि ये तो सर, ये जासूस दो, है, उसको बाहर भेजिए, और दूसरी तरफ हाँ उसको बहू बनाने की बात हो रही है। तो हाँ, ये वो मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये ऐसा ही होगा और 4-6 महीने तक ऐसा होगा, इलेक्शन के आसपास उसको मानवीय आधार पर दे देंगे, जिसमें जो है हमारे सरकार की और हमारे सरकार आलम की दरिया दिली दिखाई देगी, उनकी मोहब्बत दिखाई देगी और सारी बातें होंगी, 2-4% वोट आ जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो स्क्रिप्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बढ़िया लिखी हुई है। हाँ, कलाकार ठीक है, थोड़ी सी बेहतर है कलाकार, लेकिन फिर भी वो पकड़ी जा रही है, ये उसकी कमी है। उसे कुछ तो कम से कम थोड़ा और ट्रेंड करके भेजना चाहिए था। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 2-4 ऐसे वर्ड उसको आने चाहिए थे। आने चाहिए थे। कुछ कम से उर्दू के भी अल्फाज वो अगर बोल क्षमा देती की तो जगह बेहतर माफी रहता। बोल रही होती, क्षमा की जगह माफी बोल रही होती। बल्कि हिंदुस्तान हाँ के जो लोग, जो मुसलमान हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं ज्यादातर, वो भी जब हिंदी बोलते हैं तो वो अगर क्षमा भी बोलेंगे तो उसका भी एक्सेंट अलग होगा। इसका तो हाँ बिल्कुल। हिंदी बेल्ट वाला है। अच्छा, हम अक्सर पाकिस्तानी चैनल पे मैं जाता रहता हूँ, तो ज्यादातर मैं अगर फर्स्ट टाइम किसी चैनल पे हूँ तो एंकर या उनका दर्शक जरूर बीच में कह देता है कि आप झूठ बोल रहे हो, ये आदमी इंडिया से जुड़ा हुआ ही नहीं है। क्योंकि उन्हीं की भाषा है और हिंदी नाम है, और 4-6 बार माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्ताखी माफ, माजरत चाहते हैं आपके कथा कलामी के लिए, गुस्ताखी माफ, तो वो खुद घबरा जाते हैं कि ये आदमी है कौन। तो ये अगर नहीं सीख पाई तो फिर कमजोरी है, फिर इसकी आर्ट में भी कमजोरी है, कलाकार भोजपुरी कलाकारी रही है। तो अभी कुल ऐसा मिला के संभव है सर, ऐसा संभव है सर, मधेसी हो, तराई की हो, मुस्लिम बहुल नेपाल के क्षेत्र की, और वहां से ये कभी गई हो, पढ़ने गई हो या रहने गई हो और वहां से आ गई हो, ऐसा कुछ घपला हो सकता है। अच्छा, एक सवाल जो लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, बहुत कम लोग पूछ रहे हैं, क्या ये जी हिंदू भी हो सकती है, भारतीय भी हो सकती है? सर, मेरा शक था कि ये मसीह होगी, जैसे मैंने पहले कहा था, लेकिन वहां के मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं, मसीह तो नहीं रही है, क्योंकि वहां के जो मसीह कम्युनिटी है वो ऐसा नाम रखते हैं, आधा हिंदी और आधा मुस्लिम, जैसे सीमा हैदर है, विनोद आलम है, विनोद परवेज है, इस तरीके के नाम वो रखते हैं। लेकिन इन्होंने सीमा हैदर रखा हुआ है, और शुरू से सीमा नाम हो, ये कुछ जमीनी बात।
तो यहाँ थोड़ा सा शक होता है। तो अब क्या इस पे आपको क्या लग रहा है, ये कहाँ जाने वाला है मामला? अभी तो वैसे तो आपने बता दिया काफी हद तक, लेकिन ये वोटों पे, इस कुछ नहीं सर, ये वोटों पे ही जाने वाला है। तो ये नहीं तो फाइनली इसको किसी भी पुराने अधिकारी के पास आधा घंटा छोड़ दो, A to Z सारी फिल्म सामने आ जाएगी सब इंटरोगेट कर लेंगे। विद इन 30 मिनट। ऐसे बोलेगी जैसे सीडी लगा रखी हो, जैसे नॉकिंग न्यूज का चैनल चल रहा हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, सो नाइस। आप जुड़े और आपने काफी मदद डाली, लेकिन कब से सबसे बड़ा जो हमको आपसे इनपुट लेना था वो ये लेना था कि पाकिस्तान के आपके संपर्क क्या कहते हैं, वो हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक नई समझ विकसित होगी इस पूरे मामले को लेकर, और अब आप ज़्यादा गहराई से इस पूरे मामले को समझ पाएंगे और उसके विभिन्न पहलुओं को आप अच्छी तरह से छान फटक कर और उनका अर्थ समझ पाएंगे, ताकि ये जो तमाशेबाज मीडिया है वो जिस तरह से आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है उसमें वो कामयाब ना हो। नमस्कार, जय हिंद।